आज इस वीडियो में हम रोनाल्ड डवर्किन और रोनाल्ड डवर्किन के लक इगैलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रोनाल्ड डवर्किन जॉन रॉल्स की तरह ही जस्टिस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट है। रोनाल्ड डवर्किन लक इगैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं और लक इगैलिटेरियनिज्म के साथ साथ रोनाल्ड डवर्किन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इस वीडियो में हम रोनाल्ड डवर्किन के लक इगैलिटेरियनिज्म और इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट रोनाल्ड डवर्किन की थियरी ऑफ जस्टिस भी है। ओके, तो रोनाल्ड डवर्किन भी जस्टिस से रिलेटेड एक पॉलिटिकल थिंकर है। तो आइए इन्हें समझते हैं। देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वैल्यूज हैं। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता, फ्रीडम। लिबर्टी एक एबिलिटी है। अगर आपके पास लिबर्टी है तो आप अपने सारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अपने लाइफ के जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। इक्वालिटी हम उस कंडीशन को कहते हैं जहां हर किसी का इक्वल वैल्यू होगा। ओके, हर किसी को इक्वल वैल्यू का समझा जाएगा, जहां कोई किसी से इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होगा, जहां कोई एडवांटेज्ड और कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, कोई रिच पुअर नहीं होगा। अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी। तो लिबर्टी और इक्वालिटी ये दो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, दो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब क्वेश्चन है कि क्या लिबर्टी और इक्वालिटी एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है? मतलब क्या हम लिबर्टी और इक्वालिटी को एक साथ रख सकते हैं? क्या सोसाइटी में हम लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी को भी इंश्योर कर सकते हैं? कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे रॉबर्ट नॉसिक, इन पॉलिटिकल थिंकर्स का मानना है कि लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ कभी नहीं आ सकती। ये दोनों वैल्यूज इनकम्पैटिबल है। अगर आप सभी को लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, रॉबर्ट जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स इस तरह आर्ग्यू करते हैं, कहते हैं कि अगर आप सभी को लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई अपने फ्रीडम को बेहतर तरीके से यूज करेगा और ज्यादा सक्सेसफुल होगा। कोई शायद अपने फ्रीडम को बहुत अच्छे तरीके से यूज ना कर पाए और वो अनसक्सेसफुल होगा। तो यहां पर इनइक्वालिटी का आना, क्रिएट होना नेचुरल है। किसी ने अपने फ्रीडम को बेहतर तरीके से यूज किया, वो सक्सेसफुल बन गया, रिच बन गया। किसी ने अपने फ्रीडम को यूज नहीं किया और वो पुअर का पुअर रह गया। हम इस इनइक्वालिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब अगर हम मैक्सिमम लिबर्टी इंश्योर करते हैं सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी क्रिएट होगा। इनइक्वालिटी का क्रिएट होना ये नेचुरल है। ओके, दैट मींस कि हम इक्वालिटी और लिबर्टी को एक साथ नहीं रख सकते। अगर हम इक्वालिटी की तरफ फोकस करेंगे तो हमें लिबर्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा, और अगर हम लिबर्टी की तरफ फोकस करते हैं तो हमें इक्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो कुछ थिंकर्स हैं जो अपना सारा का सारा फोकस लिबर्टी के ऊपर लगाते हैं, इक्वालिटी को वो नजरअंदाज करते, इक्वालिटी की तरफ वो ध्यान नहीं देते। ओके, और ये थिंकर्स जो अपना सारा का सारा फोकस लिबर्टी के ऊपर लगाते हैं, इन्हें ही लिबर्टेरियन थिंकर्स कहते हैं। ओके, ये थिंकर्स लिबर्टेरियनिज्म की फिलॉसफी से जोड़े जाते हैं। लिबर्टेरियनिज्म भी लिबरलिज्म का एक वर्जन है, लिबरलिज्म का ही एक टाइप है जो कि अपना पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लिबर्टी के ऊपर लगाता है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं जिन्हें लगता है कि लिबर्टी और इक्वालिटी को एक साथ लाया जा सकता है। लिबर्टी और इक्वालिटी कंपैटिबल है इन पॉलिटिकल थिंकर्स के अकॉर्डिंग। जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डवर्किन इसी कैटेगरी में आते हैं, इन्हीं पॉलिटिकल थिंकर्स की कैटेगरी में आते हैं। जॉन रॉल्स और रोनाल्ड डवर्किन के अकॉर्डिंग सोसाइटी में लिबर्टी के साथ साथ इक्वालिटी को भी हम इंश्योर कर सकते हैं। लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम दी जाएगी। ये कहते हैं ठीक है, हम लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम देंगे, लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम दी जाएगी, लेकिन इस मैक्सिमम लिबर्टी से जो इनइक्वालिटी डेवलप होगा, ये थिंकर्स इस बात को इग्नोर नहीं करते कि हाँ, जब हम मैक्सिमम फ्रीडम देंगे लोगों को तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होगा। ये थिंकर्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो मानते हैं कि हाँ, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होगा, लेकिन मैक्सिमम लिबर्टी से जो इनइक्वालिटी क्रिएट होगा उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे।
लिबर्टेरियन थिंकर्स की तरह हम इन इनइक्वालिटी को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इस इनइक्वालिटी को हम एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब सोसाइटी में जो लोग पुअर होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, डिसएडवांटेज्ड होंगे, इनके बारे में भी हम सोचेंगे, इनके बेटरमेंट, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी हम काम करेंगे, कुछ प्रोविजन बनाएंगे। इक्वालिटी और लिबर्टी को कंबाइन करने के इस अप्रोच को लिबरल इगैलिटेरियनिज्म कहा जाता है या इगैलिटेरियन लिबरलिज्म कहा जाता है, दोनों सेम है। रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस और रोनाल्ड डॉकिन का लक इगैलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट इसी लिबरल इगैलिटेरियनिज्म के अप्रोच के अंतर्गत आएगा। पिछले वीडियो में हमने रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ी। रॉल्स के ही कुछ पिछले वीडियो में हमने रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ी। ओके, वहां पे हमने देखा कि रॉल्स किस तरह इनइक्वालिटी को मैनेज करने की बात करते हैं। ओके, लेकिन रॉल्स के ही कुछ असम्पशंस को, कुछ आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करते हुए रोनाल्ड डॉकिन अपने थियरी ऑफ जस्टिस को प्रेजेंट करते हैं। रोनाल्ड डॉकिन जॉन रॉल्स के ही कुछ असम्पशंस और कुछ आर्ग्यूमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं और खुद अपना एक थियरी ऑफ जस्टिस प्रेजेंट करते हैं, अपनी थियरी ऑफ जस्टिस देते हैं। रोनाल्ड डॉकिन के फिलॉसफी को हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और रोनाल्ड डॉकिन के फिलॉसफी के अंतर्गत हम समझेंगे कि लक इगैलिटेरियनिज्म क्या है, एथिकल इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट, एथिकल इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट रोनाल्ड डॉकिन से रिलेटेड है। एथिकल इंडिविजुअलिज्म किसे कहते हैं, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी रोनाल्ड डॉकिन से रिलेटेड है। इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स क्या है, ओके, रोनाल्ड डॉकिन एम्बिशन सेंसिटिव और एंडाउमेंट इनसेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इन सभी प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, जॉन रॉल्स इनइक्वालिटी को लेकर कंसर्न थे। हमने देखा, जब हमने जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ी थी तो हमने देखा कि जॉन रॉल्स इनइक्वालिटी को लेकर कंसर्न थे। रोनाल्ड डॉकिन भी इनइक्वालिटी को लेकर कंसर्न है, लेकिन रॉल्स और डॉकिन के लिए इनइक्वालिटी का सोर्स थोड़ा अलग अलग है। डिफरेंस को समझिए, डॉकिन और रॉल्स के बीच के डिफरेंस को समझिए। इन दोनों के लिए इनइक्वालिटी का सोर्स डिफरेंट है, कहां से इनइक्वालिटी क्रिएट होता है। ओके, यहां पर डिफरेंस है दोनों के फिलॉसफी में। रोनाल्ड डॉकिन नेचुरल लॉटरी के वजह से अराइज होने वाले इनइक्वालिटी को लेकर ज्यादा कंसर्न है। नेचुरल लॉटरी ये टर्म यूज करते हैं, नेचुरल लॉटरी की वजह से जो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, इसे लेकर रोनाल्ड डॉकिन ज्यादा कंसर्न है। अब ये नेचुरल लॉटरी क्या है, इसे भी थोड़ा समझने की जरूरत है। देखिए, मान लीजिए कि कोई लॉटरी स्कीम है। लॉटरी का क्या मतलब है ये आपको पता है, लॉटरी। ओके, मान लीजिए कि कोई लॉटरी स्कीम है और आपने उस लॉटरी का टिकट लिया है, लॉटरी का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और आपको पता चला कि उस लॉटरी में आपको फर्स्ट प्राइज मिला हो, और फर्स्ट प्राइज में क्या था, एक कार था। लेकिन क्या आपने इस कार को हासिल करने के लिए कोई मेहनत की थी? या आपने तो सिर्फ लॉटरी का टिकट परचेज किया था? नहीं। आपने कोई पैसे सेव नहीं किए थे, बैंक से कोई लोन नहीं लिया था, नहीं। आपको इस कार का मिलना, ओके, कार का मिलना ये आपके लिए बस एक लक था, दैट्स इट। ये एक लक का हिस्सा था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कार मिलना या नहीं मिलना ये आपके बस की बात नहीं थी। लक ने आपका साथ दिया, आपकी लॉटरी निकल आई और आपको कार मिल गया। ओके, डॉकिन कहते हैं कि हमारा बर्थ भी एक लॉटरी की तरह होता है, हमारा जन्म भी एक लॉटरी की तरह होता है। हम किस परिवार में जन्म लेंगे, एक पुअर फैमिली या एक रिच फैमिली में। जन्म के बाद हम एक हेल्दी लाइफ जिएंगे या किसी तरह के हैंडीकैप से ग्रसित होंगे। हमारा हो सकता है बॉडी का कोई ऑर्गन या कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारा बर्थ एक नेचुरल लॉटरी है और इस लॉटरी में हमें क्या मिलता है, ओके, ये हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। और लक किसी को फेवर करेगा, हम जानते हैं लक का नेचर क्या है। लक किसी को फेवर करेगा और किसी को फेवर नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग सोसाइटी में एडवांटेज्ड होंगे बाय बर्थ और कुछ लोग डिसएडवांटेज्ड होंगे। ये नेचुरल लॉटरी, और ये जो नेचुरल लॉटरी है ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करती है।
लेकिन ये इनइक्वालिटी जस्ट नहीं है। डॉकिन कहते हैं कि नेचुरल लॉटरी की वजह से क्रिएट हुआ इनइक्वालिटी जस्ट नहीं है। अगर कोई अपने बैड लक की वजह से सफर करता है, डिसएडवांटेज्ड होता है, तो ये गलत है, ये अनजस्ट है। रोनाल्ड डॉकिन इसे करेक्ट करना चाहते हैं। ओके, यहां पर वो एक वर्ड यूज करते हैं, नेचुरल इंडाउमेंट। ओके, इंडाउमेंट का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी, वो टैलेंट, वो एबिलिटी, वो रिसोर्सेस जो आपके पास बाय बर्थ मौजूद होती है। किसी के पास ये इंडाउमेंट अधिक होंगी, किसी के पास ये कम होंगी। जिनके पास कम होंगी वो डिसएडवांटेज्ड होंगे, लेकिन इस तरह के डिसएडवांटेज को कंपनसेट करना ही जस्टिस कहलाता है। जस्टिस का काम क्या है? इस तरह के डिसएडवांटेज को कंपनसेट करना, इसे ही जस्टिस कहते हैं। डॉकिन कहते हैं कि रॉल्स ने जिस तरह की इनइक्वालिटी की बात की है अपने थियरी में, डिसएडवांटेज्ड पीपल की कैटेगरी में रॉल्स ने जिस तरह के लोगों को रखा है, यहां पर ये ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ओके, डिसएडवांटेज पीपल की कैटेगरी में रॉल्स बहुत ही अनडिजर्विंग पीपल को रखते हैं, ये डॉकिन का कहना है। यहां पर रॉल्स लक के फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते, नेचुरल एंडाउमेंट के फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते। रॉल्स कई अनडिजर्विंग पीपल को भी डिसएडवांटेज कैटेगरी में रख लेते हैं, और इसलिए डॉकिन कहते हैं कि रॉल्स के थियरी ऑफ जस्टिस को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है, और यही काम डॉकिन अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में करते हैं। देखिए, डॉकिन कहते हैं कि अगर कोई डिसएडवांटेज्ड है, अनसक्सेसफुल है, तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। कोई अनसक्सेसफुल कैसे बनता है, किसे हम कहेंगे कि डिसएडवांटेज्ड है, अनसक्सेसफुल है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं डॉकिन के अकॉर्डिंग। पहला, आप डिसएडवांटेज्ड हो सकते हैं अपने खुद के चॉइसेस की वजह से। मतलब आपके पास सारे रिसोर्सेस थे, लेकिन आपने कभी इन रिसोर्सेस को यूज नहीं किया, आपने कभी अपने लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, आपने कभी मेहनत नहीं की, इसलिए आज आप पुअर हैं, अनसक्सेसफुल हैं। तो आपका डिसएडवांटेज्ड होना, आपके डिसएडवांटेज्ड होने के पीछे आपका चॉइसेस रिस्पॉन्सिबल है, आपके द्वारा लिए गए लाइफ में डिसीजंस रिस्पॉन्सिबल है अपने इस डिसएडवांटेज। आपको जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई कंपनसेशन, क्योंकि आप अपने खुद के चॉइसेस, अपने खुद के डिसीजंस की वजह से अनसक्सेसफुल है, डिसएडवांटेज्ड है। तो ये एक तरीका है डिसएडवांटेज्ड बनने का। ओके, डिसएडवांटेज्ड होने का दूसरा तरीका है चांस, लक। ओके, आप पुअर हैं, अनसक्सेसफुल हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने कभी मेहनत नहीं की, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में नहीं था, आपका लक आपके फेवर में नहीं था। बचपन में आपको कोई बीमारी हो गई, आपके पास रिसोर्स नहीं थे अपने इलाज कराने के लिए। ओके, आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन सभी कारणों की वजह से, ओके, वैसे कारण, वैसे रीजंस जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, इन्हीं रीजंस की वजह से आप आज डिसएडवांटेज्ड हैं, आप अनसक्सेसफुल हैं, आप एक पुअर लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप खुद अपने इस कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसलिए यहां पर सोसाइटी को आपको कंपनसेट करना होगा, आपके डिसएडवांटेज्ड पोजीशन को कंपनसेट करना होगा, आपके डिसएडवांटेज को कंपनसेट करना होगा। सोसाइटी को आपकी मदद करनी होगी ताकि आप भी एक बेटर लाइफ जी सके। ओके, और जब ऐसा होगा तभी सोसाइटी में जस्टिस की स्थापना होगी, उसी सोसाइटी को हम जस्ट सोसाइटी कहेंगे। क्लियर? रोनाल्ड डॉकिन के थियरी ऑफ जस्टिस को लक इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। रोनाल्ड डॉकिन, देखिए वहां लक की बात करते हैं रोनाल्ड डॉकिन। ओके, लक की वजह से जो डिसएडवांटेज्ड है उन्हें कंपनसेट करने की जरूरत है, तो लक का एक फैक्टर उनके थियरी ऑफ जस्टिस में दिखेगा, इसलिए इसे लक इगैलिटेरियनिज्म कहते हैं। और लक इगैलिटेरियनिज्म के अपने इस थियरी को रोनाल्ड डॉकिन अपने बुक सॉवरेन वर्च्यूज में प्रेजेंट करते हैं। इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉवरेन वर्च्यूज, रोनाल्ड डॉकिन की किताब है। उसी किताब में वो अपने लक इगैलिटेरियनिज्म के थियरी को प्रेजेंट करते हैं। लक इगैलिटेरियनिज्म की थियरी एथिकल इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। एथिकल इंडिविजुअलिज्म क्या है, इसे देखिए। एथिकल इंडिविजुअलिज्म ये भी जो कॉन्सेप्ट है रोनाल्ड डॉकिन से रिलेटेड है।
एथिकल इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत दो प्रिंसिपल्स आएंगी। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर इंडिविजुअल, हर ह्यूमन बीइंग का लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। हर इंडिविजुअल का लाइफ वैल्यूबल है और हर इंडिविजुअल के पास वो फ्रीडम होना चाहिए जिसे यूज करके इंडिविजुअल अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सके। किसी भी ह्यूमन बीइंग का लाइफ वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये का मतलब एथिकल इंडिविजुअलिज्म का फर्स्ट प्रिंसिपल। एथिकल इंडिविजुअलिज्म का दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ओके, मतलब आपके पास फ्रीडम है, सोसाइटी ने आपको फ्रीडम दिया है और इस फ्रीडम को यूज करके अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। आप अपने लाइफ को जिस तरह, अपने लाइफ में जिस तरह के डिसीजंस लेंगे, जिस तरह के चॉइसेस को सेलेक्ट करेंगे, यही तय करेगा कि आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं। अगर आपका लक आपको फेवर नहीं करता तब सोसाइटी आपको कॉम्पनसेट करेगा, अदरवाइज अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका लक आपको फेवर करता है, आप लक की वजह से पीछे नहीं होते, डिसएडवांटेज नहीं होते, तब ठीक है, अदरवाइज आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी पड़ेगी। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल इंडिविजुअलिज्म की ये प्रिंसिपल रोनाल्ड डवर्किन के एक और कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स का कॉन्सेप्ट। ओके, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स, यहां पर एक क्वेश्चन के ऊपर हमारा फोकस होता है। क्वेश्चन है कि सोसाइटी के रिसोर्सेस को, सोसाइटी के लोगों के बीच बेस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जा सकता है। कैसे हम सोसाइटी के रिसोर्स को सोसाइटी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो जितना डिजर्व करता है उसे उतना रिसोर्स मिलना चाहिए। और रिसोर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन एथिकल इंडिविजुअलिज्म के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। देखिए, डवर्किन इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट एक्सपेरिमेंट है ये। ओके, जिस तरह रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन के थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज किया था, उसी तरह डवर्किन भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। डवर्किन शिपव्रेक्ड सर्वाइवर्स के थॉट एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। ये थॉट एक्सपेरिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना फेमस नहीं है रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशन के थॉट एक्सपेरिमेंट के जैसा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिपव्रेक्ड सर्वाइवर्स, ओके, इस थॉट एक्सपेरिमेंट को डवर्किन यूज करते हैं। शिपव्रेक्ड का मतलब होता है एक टूटा हुआ, डिस्ट्रॉयड हो चुका शिप। शिपव्रेक्ड, शिप पानी जहाज, टूटा हुआ, डिस्ट्रॉयड हो चुका शिप। डवर्किन हमें इमेजिन करने को कहते हैं कि मान लीजिए कि एक शिप है, शिप में लगभग 100 लोग हैं, 100 पीपल है। शिप समुद्र में तैर रहा है। ओके, लेकिन अचानक ये शिप खराब हो जाता है। समुद्र की लहरों की वजह से शिप टूट भी जाता है और धीरे धीरे बहते हुए ये शिप एक अननोन आइलैंड, एक अननोन द्वीप में जाकर टकरा जाता है। एक द्वीप से, एक अननोन आइलैंड से जाकर टकरा जाता है। शिप में जितने भी लोग थे, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, सभी सरवाइव करते हैं। ओके, ये सभी सरवाइव करते हैं, लेकिन ये शिप टूट जाता है और ये सभी लोग एक अननोन आइलैंड में पहुंच जाते हैं। इस आइलैंड से वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं है, शिप भी टूट चुका है और इन लोगों के पास कोई साधन नहीं है कि ये इस आइलैंड से वापस जा सके। कोई साधन नहीं है इन लोगों के पास। लेकिन ये जो आइलैंड है जहां पर ये सर्वाइवर्स पहुंचते हैं, ये आइलैंड रिसोर्सेस से पूरा भरा होता है। इस आइलैंड में इतने रिसोर्सेस हैं कि शिप के सभी यात्री अपने पूरे लाइफ को आराम से इस आइलैंड में स्पेंड कर सकते हैं, बिना किसी स्केर्सिटी के फेस किए हुए। ओके, क्योंकि इस आइलैंड से बाहर निकलना अब पॉसिबल नहीं है, बाहर निकला नहीं जा सकता, तो सारे सर्वाइवर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब इसी आइलैंड में अपने पूरे लाइफ को स्पेंड करना है। सभी सर्वाइवर्स कहते हैं कि नहीं, अब पूरे लाइफ को हमें इसी आइलैंड में स्पेंड करना है। लेकिन सरवाइव करने के लिए हर किसी को रिसोर्स चाहिए और आयरन में रिसोर्स तो मौजूद है, लेकिन जरूरत है कि इन रिसोर्स को सभी लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ओके, रिसोर्सेज है, 100 पीपल है, हर किसी को रिसोर्स चाहिए। जरूरत है कि इन रिसोर्स को 100 पूरे आइलैंड के रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन है कि
कैसे अब हम आइलैंड के इस रिसोर्स को आइलैंड में मौजूद सभी लोगों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डॉकिन कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का दो तरीका हो सकता है, दो तरीका। पहले वाले तरीके की बात करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट तरीके की बात करते हैं। दो तरीका हो सकता है रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अभी हम फर्स्ट तरीके की बात कर रहे हैं। ओके, पहला तरीका, यहां रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट हम ये एज्यूम करेंगे कि आइलैंड में मौजूद सभी लोगों का नेचुरल टैलेंट एक बराबर है। मतलब टैलेंट के मामले में, कैपेबिलिटी के मामले में हर कोई इक्वल है। ओके, हम इसी असम्पशन के साथ डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो अगर हर किसी का नेचुरल टैलेंट एक जैसा है, हर किसी का नेचुरल टैलेंट एक है, हर कोई इक्वली केपेबल है, तो इसका यह मतलब है कि हर किसी को इक्वल रिसोर्स मिलना चाहिए। हर कोई इक्वल रिसोर्स डिजर्व करता है। ओके, तभी डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट होगा। तो लोग डिसाइड करते हैं कि आइलैंड के रिसोर्स को उनके बीच इक्वली डिवाइड किया जाए। हर किसी को 100 क्लैम शेल्स दिए जाते हैं। क्लैम शेल का मतलब क्या है, इसे समझिए। क्लैम शेल सीपी के कवर को कहते हैं। सीपी, ऑयस्टर, सीपी समुद्र के किनारे जो मिलता है, सीपी जिसके अंदर मोती होती है, पर्ल होते हैं, उस सीपी के कवर को क्लैम शेल कहते हैं। ओके, क्लैम शेल, आप इस वर्ड को सर्च भी कर सकते हैं, आपको इमेज दिख जाएगा। क्लैम शेल, सीपी, ऑयस्टर, ओके, उसके कवर को क्लैम शेल कहते हैं। ये क्लैम शेल इस आइलैंड में करेंसी की तरह काम करेगा, पैसों की तरह काम करेगा। ओके, मतलब इन क्लैम शेल को यूज करके लोग आइलैंड में मौजूद रिसोर्सेज को परचेज कर पाएंगे। हर किसी को 100 क्लैम शेल दिए जाते हैं। देखिए, एक्चुअली डॉकिन कहते हैं कि आइलैंड में जो रिसोर्सेज है इनका ऑक्शन होगा, इनकी नीलामी होगी। परचेज नहीं, इनकी नीलामी होगी। हम यहाँ पर परचेज भी कह सकते हैं, लेकिन डॉकिन ये भी कहते हैं कि इन रिसोर्सेज का ऑक्शन होगा, इनकी नीलामी होगी। और इस नीलामी में पार्टिसिपेट करने के लिए हर किसी के पास 100 क्लैम शेल्स होंगे। हर कोई बोली लगा पाएगा, हर किसी को इक्वल क्लैम शेल दिए जाएंगे। ओके, और क्योंकि हर किसी के पास इक्वल नंबर ऑफ क्लैम शेल होंगे, हर कोई इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्स हासिल कर पाएगा, क्योंकि हर किसी को 100 क्लैम शेल्स दिए गए हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, तो हर कोई इक्वल अमाउंट ऑफ रिसोर्स हासिल कर पाएगा। लेकिन आइलैंड में मौजूद रिसोर्सेस का प्राइस इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने लोग एक पर्टिकुलर रिसोर्स को डिमांड कर रहे हैं। रिसोर्सेस के डिमांड के ऊपर उनका प्राइस डिपेंड करेगा। अगर किसी रिसोर्स का डिमांड बहुत अधिक है तो उस रिसोर्स का प्राइस भी अधिक होगा। ये तो नेचुरल सी बात है, डिमांड और सप्लाई। अगर किसी हर रिसोर्स का प्राइस सेम नहीं होगा। रिसोर्स के डिमांड के ऊपर रिसोर्स का प्राइस डिपेंड करेगा। एक रिसोर्स का प्राइस लोगों के कलेक्टिव डिमांड, कलेक्टिव चॉइस के, कलेक्टिव प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, मान लीजिए कि लोग बीच वाले एरिया को, जो समुद्री किनारा है, बीच वाला जो एरिया है, ओके, बीचेस है, सी बीचेस है, इन एरियाज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हर कोई इन एरियाज को डिमांड करेगा, सी बीचेस के एरियाज को डिमांड करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटिकली इन सी बीचेस वाले एरियाज की प्राइस बढ़ जाएगी, ज्यादा प्राइस होगा। तो आइलैंड में किसी रिसोर्स का प्राइस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि लोगों के कलेक्टिव डिमांड क्या होंगे, लोगों के कलेक्टिव डिमांड, कलेक्टिव प्रेफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स का प्राइस क्या होगा। ओके, लोगों के पास रिसोर्स खरीदने के लिए इक्वल नंबर ऑफ क्लैम शेल्स है, इक्वल नंबर ऑफ क्लैम शेल्स लोगों को दिए गए हैं, लेकिन इन क्लैम शेल्स से लोग कितना रिसोर्स खरीद पाते हैं, ये क्वांटिटी अलग अलग होगा। मान लीजिए कि बीच वाले एरियाज, दैट मींस सी बीचेस, मतलब समुद्र किनारे वाले एरिया का प्राइस है 100 क्लैम शेल, क्योंकि डिमांड बहुत है। तो सी बीच का जो एरिया है उसका प्राइस है 100 क्लैम शेल, और क्योंकि डिमांड यहाँ पर अधिक है और कोई इंडिविजुअल डिसाइड कर एरिया ही खरीदना है, तो वो अपना पूरा का पूरा स्पेंड कर देगा। लगता है कि बाद में वो अपना वहां एक होटल खोल ले या कुछ भी कर ले। ओके, वो उसने पूरा अपना 100 क्लैम शेल सी बीच को खरीदने में लगा दिया। ओके, तो रिसोर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स का यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रिसोर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन को रोनाल्ड डॉकिन एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओके, रोनाल्ड डॉकिन रिसोर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन को एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसे समझने की बहुत
इसे समझने की कोशिश करें कि एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। देखिए, एम्बिशन का मतलब है चॉइस, आपका प्रेफरेंस। ओके, आपका प्रेफरेंस, आपका चॉइस, इसे एम्बिशन कहते हैं। तो आइलैंड में मौजूद रिसोर्सेस के प्राइस को क्या डिसाइड करेगा? कलेक्टिव प्रेफरेंस डिसाइड करेगा। आइलैंड में मौजूद रिसोर्सेस के प्राइस को आपका कलेक्टिव प्रेफरेंस, आपका कलेक्टिव, जो पूरे लोग मौजूद हैं उनका कलेक्टिव प्रेफरेंस, कलेक्टिव चॉइस डिसाइड करेगा। इसलिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिसोर्स का प्राइस क्या होगा ये डिपेंड करता है कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, लोगों का प्रेफरेंस क्या है, लोगों का एम्बिशन क्या है, लोगों का चॉइस क्या है। एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को जो भी रिसोर्स मिलेगा वो लोगों के चॉइस, लोगों के प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होगा। इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर एक पर्टिकुलर रिसोर्स को चुनते हैं, ओके, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का प्राइस दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि उस पर्टिकुलर रिसोर्स का प्राइस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? कलेक्टिव प्रेफरेंस के ऊपर। लोग कितना डिमांड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को। अगर उस रिसोर्स को कोई डिमांड नहीं करता, कोई डिमांड नहीं करता, सिर्फ आप ही डिमांड कर रहे हैं, तो उसका प्राइस कम होगा। ओके, तो एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में लोगों को जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे वो लोगों के चॉइस, लोगों के प्रेफरेंस के ऊपर बेस्ड होंगे। ओके, ये है एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। तो हमने देखा कि रिसोर्स का प्राइस लोगों के डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी रिसोर्स का डिमांड अधिक है तो इस रिसोर्स का प्राइस भी अधिक होगा। एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में, और एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में हर किसी के पास इक्वल नंबर ऑफ क्लैम्पशेल होंगे, हर किसी के पास 100 क्लैम्पशेल होंगे। ओके, लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि भले ही रिसोर्स का प्राइस अलग अलग होगा, लेकिन इन रिसोर्सेस को खरीदने के लिए क्लैम्पशेल हर किसी को इक्वल मिलेंगे, हर किसी के पास इक्वल होंगे। तो रिसोर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन में किसी के साथ कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ओके, रिसोर्स के इस डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर एम्बिशन सेंसिटिव जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रिसोर्स का, तो यहां पे हमने किसी के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं की, हर किसी को हमने 100 क्लैम्पशेल्स दिए। हाँ, रिसोर्सेस का प्राइस अलग अलग है, लेकिन प्राइस तो कलेक्टिव प्रेफरेंस और कलेक्टिव डिसीजंस, कलेक्टिव चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो प्राइस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके पास किस क्वांटिटी में रिसोर्स आएगी वो आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है। आप बहुत महंगे रिसोर्स को लेना चाहते हैं तो आपके पास कम रिसोर्स आएंगे, लेकिन आप अगर चीप सस्ते रिसोर्स को लेना चाहते हैं तो आपके पास ज्यादा रिसोर्स आएंगे। तो आपके पास रिसोर्स कितने अमाउंट में आ रहे हैं, क्या आपके पास रिसोर्स है, ये सब कुछ आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। ओके, तो एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से हमने आइलैंड के रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है? एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हमने आइलैंड के रिसोर्सेज को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है? क्या हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को जस्ट कहेंगे? क्योंकि शुरुआत हमने यही असम्पशन, इसी असम्पशन के साथ की थी कि हमें रिसोर्स को इक्वली जस्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है? डॉकिन कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट तब होगा, हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली, ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट तब कहलाएगा एनवी टेस्ट को पास कर लेगा। एनवी टेस्ट, यहां एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं डॉकिन, एनवी टेस्ट। तो एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हमने कंप्लीट कर ली, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, हर किसी को रिसोर्स मिल गया, लेकिन क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है? इस बात को पता लगाने के लिए कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है कि नहीं, हमें एक एनवी टेस्ट कंडक्ट करना होगा। डॉकिन कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट तब होगा जब ये डिस्ट्रीब्यूशन एक एनवी टेस्ट को पास कर पाएगा। अब ये एनवी टेस्ट क्या है इसे समझिए। देखिए, एनवी का मतलब होता है, एनवी का लिटरल मीनिंग होता है जेलसी, ईर्ष्या। तो एनवी टेस्ट का मतलब यह है कि आइलैंड के रिसोर्स के डिवीजन के बाद आपके हिस्से में जितना रिसोर्स आया, और अगर आप अपने हिस्से के रिसोर्सेस को किसी और के हिस्से के रिसोर्सेस के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहते, मतलब आप किसी और के हिस्से के रिसोर्स को अपने अपने पास मौजूद रिसोर्सेस से बेटर नहीं मानते,
तो आपने एनवी टेस्ट पास कर लिया, तो एनवी टेस्ट पास हो गया। मतलब एनवी टेस्ट पास कब कहलाएगा? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर होने के बाद, रिसोर्सेज का डिवीजन कंप्लीट होने के बाद, अगर कोई भी अपने हिस्से के रिसोर्स को जब किसी दूसरे के हिस्से के रिसोर्सेस के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहेगा, दैट मीन्स जब उस इंडिविजुअल को ऐसा नहीं लगेगा कि सामने वाले के हिस्से का रिसोर्स उसके खुद के रिसोर्स, उसके खुद के क्वांटिटी से बेटर है, तब हम कह सकते हैं कि रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन ने एनवी टेस्ट को पास कर लिया। ओके, और जब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन एनवी टेस्ट को पास करेगा, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। दैट इज द वे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट है कि नहीं। लेकिन क्या ये एनवी टेस्ट हमेशा सक्सेसफुल होगा? क्या हमेशा ये एनवी टेस्ट पास होगा? नहीं। डॉकिन कहते हैं कि नहीं, एनवी टेस्ट फेल भी हो सकता है, और जब एनवी टेस्ट फेल होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट होगा। डॉकिन कहते हैं कि एनवी टेस्ट फेल हो सकता है, और एनवी टेस्ट फेल तब होगा जब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडाउमेंट सेंसिटिव हो। ओके, इंडाउमेंट सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो। जब रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इंडाउमेंट सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब एनवी टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। दैट मीन्स तब डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट नहीं कहलाएगा। इस आर्ग्यूमेंट को समझिए। इंडाउमेंट सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, इस आर्ग्यूमेंट को समझिए। अभी हमने जिस डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, देखिए हमने शुरुआत की कि एक शिप है, वो टूट जाता है, शिप में मौजूद लोग एक आइलैंड में पहुंच जाते हैं, आइलैंड में बहुत सारे रिसोर्स हैं, लोग इन रिसोर्सेज को आपस में इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, हर किसी को 100 क्लैम शेल दिया जाता है जिसके द्वारा लोग रिसोर्स को परचेज करें। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन के बिगिनिंग में हमने एक एजम्पशन किया था, हमने एक बात को एज्यूम किया था कि हर किसी का नेचुरल टैलेंट एक जैसा है। ये हमने एज्यूम किया था। इस एजम्पशन के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत की थी। कोई किसी से सुपीरियर नहीं है और कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, नेचुरल टैलेंट के टर्म में, नेचुरल एबिलिटी के टर्म में। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन था। हमने जिस डिस्ट्रीब्यूशन को किया था अभी, वो सिर्फ एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन था। एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सिर्फ हमारे चॉइसेस से, हमारा चॉइसेस से जो रिसोर्स के प्राइसेस है वो तय होते हैं। ओके, एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के एंड में आपके पास जो कुछ भी रिसोर्स होगा वो सिर्फ आपके चॉइस, आपके प्रेफरेंस का नतीजा होगा। ओके, चॉइस को ही यहाँ पर एम्बिशन कहा जा रहा है। ओके, ये हमने देखा था। अब इस एग्जाम्पल के बिगिनिंग में हम फिर से जाते हैं और अपने एक बेसिक असम्पशन को ड्रॉप कर देते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, अभी जो हमने स्टोरी बताई, इस स्टोरी के बिगिनिंग में फिर से जाते हैं और एक असम्पशन को ड्रॉप कर देते हैं। हमने माना था कि डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हर किसी का नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट एक समान है, इक्वल है। इस असम्पशन को अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, इस असम्पशन को अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आइलैंड के रिसोर्सेज का, ये एंडाउमेंट सेंसिटिव होगा। एंडाउमेंट का मतलब है एक इंडिविजुअल का नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी। जब डिस्ट्रीब्यूशन एंडाउमेंट सेंसिटिव होता है, ओके, जब डिस्ट्रीब्यूशन एंडाउमेंट सेंसिटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो हमारे नेचुरल एबिलिटी और नेचुरल टैलेंट से भी अफेक्टेड होंगे। इस आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करें। जब डिस्ट्रीब्यूशन एंडाउमेंट सेंसिटिव होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें जो रिसोर्सेज मिलेंगे वो हमारे नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट से अफेक्टेड होंगे, सिर्फ हमारे चॉइस, दैट मींस सिर्फ हमारे एम्बिशन से नहीं। ओके, नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल टैलेंट से अफेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इस आर्ग्यूमेंट को समझते हैं। मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, दो लोगों को इक्वल रिसोर्स मिला। इन दोनों में से एक व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी है, ओके, फिट है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसे कोई जेनेटिक डिजीज है, उस व्यक्ति का एक हाथ और एक पैर काम नहीं करता। इक्वल रिसोर्स दोनों के पास इक्वल है, लेकिन एक डिजीज्ड है, हैंडीकैप्ड है, और एक पूरी तरह से फिट है। दोनों व्यक्ति के पास रिसोर्स सेम है, इक्वल है, लेकिन आप गेस कर सकते हैं कि दोनों में से कौन अपने रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति पूरी तरह से फिट है वो अपने रिसोर्स को बेस्ट तरीके से यूज कर पाएगा और अपने लाइफ में आगे निकल जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जो हैंडीकैप्ड है,
भले ही इस हैंडीकैप्ड व्यक्ति के पास उतना रिसोर्स था जितना उस हेल्दी व्यक्ति के पास था, लेकिन ये हैंडीकैप्ड व्यक्ति अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा अपने फिजिकल डिफॉर्मिटीज की वजह से, अपने शारीरिक कमियों की वजह से। यहां पर आप एनवी टेस्ट को अगर अप्लाई करेंगे और उस हैंडीकैप्ड व्यक्ति से पूछेंगे, एनवी टेस्ट को आप अप्लाई करें यहां पर और उस हैंडीकैप्ड व्यक्ति के पास जाएं और उससे पूछें कि क्या वो अपना रिसोर्स किसी हेल्दी सक्सेसफुल पर्सन के रिसोर्स के साथ एक्सचेंज करना चाहेगा, तो उस हैंडीकैप पर्सन का आंसर होगा हाँ चाहूंगा, मैं करना चाहूंगा। हाँ, मतलब ये व्यक्ति दूसरों के रिसोर्स को ज्यादा प्रेफर करेगा अपने रिसोर्स की तुलना। तो यहाँ एनवी टेस्ट फेल हो गया, और जब एनवी टेस्ट फेल हो गया तो रिसोर्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन भी अनजस्ट है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट सेंसिटिव है। ड्वॉकिन कहते हैं कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब भी एंडोमेंट सेंसिटिव होगा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटी क्रिएट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट सेंसिटिव था और इसलिए यह डिस्ट्रीब्यूशन अनजस्ट हो गया। ड्वॉकिन कहते हैं कि रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को जस्ट बनाने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन को एंडोमेंट इनसेंसिटिव बनाना होगा। ध्यान दें, डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एंडोमेंट इनसेंसिटिव बनाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट इनसेंसिटिव होना चाहिए, तभी ये डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट सेंसिटिव नहीं, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंडोमेंट इनसेंसिटिव होना चाहिए। क्लियर? मतलब आपका लाइफ कैसा होगा, आपका लाइफ कैसा होगा, आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में या अनसक्सेसफुल होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करना चाहिए कि आपने अपने रिसोर्सेस को कैसे यूज किया, आपने कितना हार्ड वर्क किया। बस इस बात पर यह डिपेंड होना चाहिए। भले ही आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, लेकिन सक्सेसफुल होने के रास्ते में आपका फिजिकल हैंडीकैप एक ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए। और जब ऐसा होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन को एंडोमेंट इनसेंसिटिव कहेंगे। आपके लाइफ का आउटकम, आपके फिजिकल हैंडीकैप, आपके बैड लक के प्रति इनसेंसिटिव होना चाहिए, मतलब इनसे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तभी हम डिस्ट्रीब्यूशन को एंडोमेंट इनसेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब क्वेश्चन है कि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन को एंडोमेंट इनसेंसिटिव कैसे बनाएं। डॉकिन कहते हैं कि ये पॉसिबल है, वी कैन डू दिस, ये पॉसिबल है। एक हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम बनाकर, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हमें एक हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम बनाना होगा और हर किसी को इस इंश्योरेंस स्कीम में पार्टिसिपेट करना होगा। देखिए, हम अभी भी उसी स्टोरी में है, शिपवेक्ड सर्वाइवर्स वाले स्टोरी में है। वहीं पर जो रिसोर्स है, उसी रिसोर्स को हम जस्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो डॉकिन कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट कैसे होगा, एंडोमेंट इनसेंसिटिव कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को एंडोमेंट इनसेंसिटिव बनाने के लिए हमें एक हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम बनाना होगा और हर किसी से कहना होगा कि वो इस इंश्योरेंस स्कीम में पार्टिसिपेट करे। इस आर्गुमेंट को समझिए। देखिए, थॉट एक्सपेरिमेंट में हम फिर से वापस जाते हैं। तो शिप टूट चुका है, आइलैंड में पहुंच चुका है, आइलैंड में रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर किसी को 100 क्लैमशेल दिए गए हैं रिसोर्स को परचेस करने के लिए। ये सभी बातें हमें पता है। ओके, लेकिन इस स्टोरी में डॉकिन अब थोड़ा सा बदलाव करेंगे। रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, या आप कह सकते हैं रिसोर्स के ऑक्शन से पहले, ऑक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्शन दोनों सेम है। रोनाल्ड डॉकिन ऑक्शन इस वर्ड को भी यूज करते हैं, प्रायर टू द ऑक्शन, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले या रिसोर्सेज के ऑक्शन से पहले। लोगों को ये पता नहीं होगा, उन्हें ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि उनकी नेचुरल एबिलिटी क्या है, उनका टैलेंट क्या है, ये उनसे छुपा दिया जाएगा। हर लोग मौजूद है, सभी मौजूद है, लेकिन उनसे उनके नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी का इंफॉर्मेशन छुपा दिया जाएगा। ये जॉन रॉल्स के ओरिजिनल पोजीशन के जैसा ही है। भी ओरिजिनल पोजीशन में लोगों उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसे छुपा दिया गया था वेल ऑफ इग्नोरेंस में। ओके, लोगों को अपने बारे में कुछ पता नहीं था। तो यहाँ भी वैसा ही होगा कि लोगों को अपने नेचुरल एबिलिटी के बारे में, नेचुरल टैलेंट के बारे में पता नहीं होगा। मतलब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाने के बाद, जब रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, तब जब सोसाइटी में लोग रहने लगेंगे तो उनके पास उस सोसाइटी में क्या स्ट्रेंथ होंगे, उनके वीकनेसेस क्या होंगे, क्या वो हेल्दी होंगे या हैंडीकैप्ड होंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उन्हें पता नहीं होगा।
दैट मीन्स क्या आप सोसाइटी में एक हेल्दी लाइफ जिएंगे या आप किसी हैंडीकैप या डिजीज के शिकार हो जाएंगे, ये किसी को पता नहीं होगा। कब? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। तो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने से पहले लोगों को ये पता नहीं होगा कि सोसाइटी के बनने के बाद उनका सोसाइटी में कंडीशन क्या होगा, उनका नेचुरल टैलेंट, नेचुरल एबिलिटी क्या होगा। ओके, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करने से पहले लेकिन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वे एक इंश्योरेंस स्कीम में पार्टिसिपेट करें। अपने आप को किसी बैड लक या हैंडीकैप से प्रोटेक्ट करने के लिए लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदें। ओके, लोगों को पता नहीं है कि सोसाइटी बनने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है, वो हेल्दी होंगे, हैंडीकैप्ड होंगे, रिच होंगे, पुअर होंगे, कुछ नहीं पता लोगों को। तो लोगों के मन में डर है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है, और इसलिए लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एक इंश्योरेंस स्कीम, एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ले। ओके, तो लोगों के पास 100 क्लैम्पशेल्स हो गए, बात वही, हर किसी के पास 100 क्लैम्पशेल्स हैं, लेकिन इस 100 क्लैम्पशेल्स में से कुछ क्लैम्पशेल्स लोग इस इंश्योरेंस पॉलिसी को, इस इंश्योरेंस स्कीम को खरीदने में खर्च कर देंगे, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है सोसाइटी बनने के बाद। तो लोग कुछ कुछ क्लैम्पशेल्स इस इंश्योरेंस स्कीम को, इस इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदने में खर्च कर देंगे। जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, अब रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, सोसाइटी बन गया, तो कुछ लोग फॉर्चुनेट होंगे। ओके, कुछ लोग फॉर्चुनेट होंगे और कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होंगे। ओके, तो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तब सोसाइटी में कुछ लोग फॉर्चुनेट होंगे जिन्हें कोई डिजीज या कोई हैंडीकैप नहीं होगा, ये हेल्दी होंगे, इन्हें इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होंगे, बैड लक इन्हें स्ट्राइक करेगा, क्योंकि ये या तो डिजीज्ड हो सकते हैं या तो हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने इंश्योरेंस खरीद रखा है। अब इस इंश्योरेंस जो क्लैम्पशेल इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल ने कुछ कुछ क्लैम्पशेल्स इंश्योरेंस खरीदने में खर्च किए थे, तो जितने सोसाइटी के पास क्लैम्पशेल्स, एक्स्ट्रा क्लैम्पशेल इकट्ठा हुए हैं इस इंश्योरेंस स्कीम की वजह से, उस रिसोर्स से, उस क्लैम्पशेल से कुछ क्लैम्पशेल्स निकालकर इन हैंडीकैप्ड पीपल को दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रिसोर्स इन हैंडीकैप्ड पीपल को दिया जाएगा, इन डिजीज पीपल को दिया जाएगा। ओके, ताकि इनका जो डिसएडवांटेज है उस डिसएडवांटेज को हम कंपनसेट कर सके। तो यहाँ पर डॉकिन भी वही कर रहे हैं जो कि जॉन रॉल्स ने किया। यहाँ पर भी डॉकिन वेलफेयर स्कीम फॉर वेलफेयर स्टेट को जस्टिफाई कर रहे हैं। डॉकिन कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिच पीपल को टैक्स कर सकती है पुअर पीपल को कंपनसेट करने के लिए। ओके, तो टैक्सेशन इसी तरह का एक इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, हम टैक्सेशन को अलाउ करेंगे इसलिए ही। तो इस थॉट एक्सपेरिमेंट में डॉकिन यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इंश्योरेंस स्कीम होगा, उस इंश्योरेंस स्कीम में जितने भी क्लैम्पशेल्स इकट्ठा होंगे, ये क्लैम्पशेल्स बाद में उन लोगों को हेल्प करने के लिए यूज किए जाएंगे जिन्हें बैड लक स्ट्राइक करेगा, जो कि हैंडीकैप्ड होंगे, डिजीज्ड होंगे सोसाइटी में, उन्हें एक्स्ट्रा रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनका जो डिसएडवांटेज है उसे कंपनसेट किया जा सके। तो डॉकिन के अकॉर्डिंग जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए? एम्बिशन सेंसिटिव होना चाहिए। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एम्बिशन सेंसिटिव होगा और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंडाउमेंट इनसेंसिटिव होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है कि रोनाल्ड डॉकिन के अकॉर्डिंग जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिस का मतलब है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का सोसाइटी में वो एम्बिशन सेंसिटिव होना चाहिए लेकिन एंडाउमेंट इनसेंसिटिव होना चाहिए। यही इक्वालिटी ऑफ रिसोर्स और लक इक्वालिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है जो कि रोनाल्ड डॉकिन के द्वारा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।